हेलो क्लास 12 बी। लास्ट लेसन हम लोग ने जो किया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किया था, पूरा थियोरेटिकल लेसन था। और उसमें आप लोगों को मेनली दो हेडिंग्स पढ़नी थी, एक डिस्प्लेसमेंट करंट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उनके यूजेस और उनका प्रोडक्शन। बस दो हेडिंग पढ़नी है उस लेसन से। अब मेरा ये चैप्टर नंबर 10 है, वेव ऑप्टिक्स। इसमें बहुत लाइट के नेचर के बारे में कई थ्योरी हैं। इसमें जो पहली थ्योरी है वो न्यूटन ने दी थी, और न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल नेचर माना था। तो उसमें उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स करपस्कुलर थ्योरी। न्यूटन करपस्कुलर थ्योरी, करपस्कुलर थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने बताया था कि लाइट जो है वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, लाइट इज मेड अप ऑफ infinitesimally small invisible particles, जिसको न्यूटन ने करपस्कल्स का नाम दे दिया, कॉल्ड करपस्कल्स। और न्यूटन ने बताया था ये करपस्कल्स स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। दीज करपस्कल्स travel in all direction with a speed 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन को एक्सप्लेन कर लिया था। और ये थ्योरी न्यूटन ने दी थी 1675 में। 1675 में ये थ्योरी दी गई थी पार्टिकल नेचर को बताने के लिए, 1675। ठीक है, इसके बेसिस पे क्या क्या एक्सप्लेन कर लिया गया था? रिफ्लेक्शन, पार्टिकल नेचर सपोज करके, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इसको एक्सप्लेन कर लिया गया। लेकिन लाइट की तो और बहुत सारी फिनोमेना होती है, जैसे इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है। उसका एक्सप्लेनेशन करपस्कुलर थ्योरी के बेसिस पे हम लोग नहीं दे पाते। लेकिन फिर 1678 में यानी 3 ईयर के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स न्यूटन करपस्कुलर थ्योरी के बाद, क्रिश्चियन हाइगन्स ने लाइट के पार्टिकल नेचर को ना मान करके माना कि लाइट जो है, लाइट का नेचर जो होता है वो वेव नेचर शो करता है, और लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ये उन्होंने सपोज किया था। और इसके बेसिस पे उन्होंने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन की फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये 3 फिनोमेना एक्सप्लेन करी थी ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। फिर उसके बाद थर्ड थ्योरी जो लाइट के बारे में बताई वो 1873 में मैक्सवेल ने बताई थी, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर कहते हैं। उन्होंने लाइट को माना था कि उसका नेचर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बनी होती है, और ये वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में ये बताया गया है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बनी होती है, और ये वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती है। इसको मैक्सवेल ने दिया था 1873 में। फोर्थ थ्योरी है जो प्लैंक्स ने दी थी। प्लैंक ने बताया था कि लाइट जो है वो वेव्स के फॉर्म में नहीं ट्रैवल करती, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, और उन बंडल्स को उन्होंने फोटोन कहा था। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, लाइट ट्रेवल्स इन ए फॉर्म ऑफ बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। अब मैं इसी को लिख रहा हूँ।
इसके बेसिस पे प्लैंक ने आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होता है किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि आइंस्टीन ने आगे चल के दी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चिल्ड्रन, तो ये हमारा लेसन का नाम वेव ऑप्टिक्स है। तो अब हम लोग वेव थ्योरी को पढ़ेंगे जो कि हाइगेंस ने दी थी, और उसमें उन्होंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो बताया था वो वेव फ्रंट का बताया था कि वेव फ्रंट क्या होता है। देखिए, रेज जिस डायरेक्शन में चलती हैं, रेज की चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर उस सरफेस को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। जिस सरफेस पे जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो सभी सेम फेज में होंगे और सभी की वेलोसिटी सेम होगी। फेज मीन्स डायरेक्शन और पोजीशन सेम होगा, ठीक है। एनी सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेज in which all the particles of the medium are in same phase and have same velocity is called wave front. तो वेव फ्रंट क्या होगा? रेस की चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वो सरफेस होगा जिसमें जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हो वो सभी सेम फेज में हो और सबकी वेलोसिटी सेम हो। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन एक बार फिर से देखेंगे। एनी सरफेस, किसी भी ऐसे सरफेस को, एनी सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेज, रेज की चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर उस सरफेस को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं जिसमें सभी पार्टिकल सेम फेज में हो और सभी की वेलोसिटी सेम हो। तो इसी को मैंने लिखा है, एनी सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेज in which all the particles of the medium are in same phase of oscillation and have same velocity is called wave front, ठीक है। और जो एनसीईआरटी बुक की डेफिनेशन है वो इस तरह से लिखी हुई है कि वेव फ्रंट उन सारे पार्टिकल्स का लोकस होता है जिसमें जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हो वो सभी सेम फेज में ऑसिलेट करें। द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, किसी भी मीडियम में पार्टिकल्स का वो लोकस, ठीक है, वो पाथ जिसमें जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उन सब की वेलोसिटी सेम होगी और सभी सेम फेज में होंगे, उसको हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी से चिल्ड्रन रे की डेफिनेशन आ जाती है। तो अभी इसको अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं कि वेव फ्रंट क्या होता है तो इसको जरा देखिएगा। जैसे ये लाइट रेज मैंने दिखाई हुई है, रेज इस डायरेक्शन में चल रही हैं। इस रेस के परपेंडिकुलर अगर मैं कोई सरफेस खींच दूं, जैसे ये मैंने एक सरफेस खींच दिया, ये कोई सरफेस है, रेस की परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो परपेंडिकुलर सरफेस मैंने बनाया है, ये जो परपेंडिकुलर सरफेस है, ये वेव फ्रंट कहलाएगा। और इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उन सभी की वेलोसिटी सेम होगी और वो सभी सेम फेज में होंगे। तो ये वेव फ्रंट हो गया। इस तरह का जो वेव फ्रंट है इसको प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि कोई डाइवर्जिंग रेज है, रेज डाइवर्ज हो रही है, तो इस पर अगर हमें वेव फ्रंट बनाना है तो वेव फ्रंट हमेशा रेज के परपेंडिकुलर होगा। तो इसको सेंटर लेकर के अगर मैं ये आर्क लगा दूं, लेकिन ये आर्क नहीं, कर्व सरफेस होगा, तो ये दोनों वेव फ्रंट होंगी, ठीक है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जैसे यहाँ रेज ये 90 डिग्री का एंगल बना रही थी, वैसे इसको अगर सोर्स मान लें तो ये एंगल 90 का होगा, ठीक है। तो ये रेड वाले जो दोनों हैं ये वेव फ्रंट हैं, ये इसको स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो जब कभी भी डाइवर्जिंग रेज हो या कन्वर्जिंग रेज हो, अगर रेस कन्वर्ज हो रही हैं एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, तब भी जो वेव फ्रंट का जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा। ये इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगी। तो ये इसको मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट को शॉर्ट में मैं SWF लिख दे रहा हूँ, स्फेरिकल वेव फ्रंट को। प्लेन वेव फ्रंट को मैं PWF लिख दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में लिखना नहीं है आपको, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए कि कोई रॉड है, रॉड मीन्स फ्लोरेसेंट ट्यूब, घर में जो हमारे घर में ट्यूबलाइट लगी रहती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
तो उससे जो रेज निकलती है पूरे उसके कर्व सरफेस से निकलती हैं, तो रेज उससे चारों ओर इमिट होती हैं, चारों ओर इमिट होती हैं। तो इस केस में जो वेव फ्रंट का जो शेप होगा, वेव फ्रंट का जो शेप होगा वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। उस समय वेव फ्रंट का शेप सिलिंड्रिकल होगा, एक सिलेंडर फॉर्म करेगा। ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया, CWF मैं लिख रहा हूँ। तो वेव फ्रंट एक्चुअली 3 टाइप की हो गई। पहली हो गई प्लेन वेव फ्रंट, दूसरी स्फेरिकल वेव फ्रंट, और थर्ड हो गई सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। नहीं, देखिए अब रेस को ये वेव फ्रंट अगर समझ में आया हो तो इसी से हम लोग रेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। रेस को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं उन्हीं को रेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसी से हम लोग इसकी एक लाइन में डेफिनेशन लिख देंगे कि एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू एनी वेव फ्रंट, ठीक है, in any wavefront in the direction of propagation of wave is called rays. तो rays क्या हो गया? an arrow drawn perpendicular, an arrow drawn perpendicular to a wavefront, in the direction of propagation, of a wave is called rays. तो रेस क्या हो गई? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं, जो एरो होती हैं, उन्हीं को हम लोग रे बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हाइगेंस ने दिया था, और ये सारी चीज़ें एक ऐसी मीडियम में दी थी जिस मीडियम के जो पार्टिकल्स थे वो मासलेस हों। ठीक है, और जिस मीडियम में लाइट जब ट्रैवल करे तो एनर्जी लॉस ना हो, ऐसे मीडियम को हाइगेंस ने ल्यूमिनीफेरस मीडियम नाम दिया था। ल्यूमिनीफेरस मीडियम, तो अगली हेडिंग होगी ल्यूमिनीफेरस मीडियम। तो ल्यूमिनीफेरस मीडियम क्या होता है? It is an hypothetical medium. It is an hypothetical medium in which the particles of the medium are massless. अगर कोई ऐसा मीडियम है जिसके पार्टिकल्स को हम लोग मासलेस सपोज कर लें, जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने हाइपोथेटिकल मीडियम लिखा है। It is an hypothetical medium in which the particles of the medium are massless and there is no loss of energy. Energy takes place, is called a luminiferous medium. फेरस मीडियम। तो ल्यूमिनीफेरस मीडियम के एग्जाम्पल में आ जाता है ईथर।